हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशन थ्योरी के बारे में। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इट विल टेक अ सेकंड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन जो है, हमारा एक वर्ड है मोटिव, उससे डिराइव्ड हुआ है। मोटिव का मतलब क्या होता है? इट मींस स्टिमुलेटिंग, इंड्यूसिंग एंड इंसाइटिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी। इसका मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉय से सबसे अच्छे तरीके से काम कराने के लिए उनको उकसाना, उनको प्रेरित करना या उनको मोटिवेट करना। ठीक है, इस तरीके से उनके माइंडसेट को क्रिएट करना कि वो अपना अच्छे से अच्छा दे, अपना काम जो है बेहतरीन तरीके से करे। मोटिवेशन इज द इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। मोटिवेशन जो है एक ड्राइविंग फोर्स होता है, मीन्स उसे एक तरीके से आपको एक लालच दिया जाता है। वो लालच इंटरनल भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल किसी के जरिए भी आ सकता है। that compels individual to take action, achieve goals and fulfill needs or desires। जिसकी वजह से कोई भी इंसान काम करता है, अपने गोल्स को अचीव करता है और अपनी जरूरतें पूरी करता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? इट इज क्रूशियल साइकोलॉजिकल एंड मैनेजरियल कॉन्सेप्ट दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। कि ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल साइकोलॉजिकल है, दिमाग से खेलने वाला और मैनेजरियल कॉन्सेप्ट है, जो कि एक इंसान के बिहेवियर को मैनिपुलेट करता है, बदलता है, इन्फ्लुएंस करता है और प्रोडक्टिविटी, उसके काम करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको भी बढ़ाता है और उसके अंदर सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है अपने बिजनेस को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर हमारे एक राइटर ने बोला है, अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनेल, टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। कि मोटिवेट का मतलब क्या होता है? लोगों को इस तरीके से इंड्यूस करो, इस तरीके से उसको मैनिपुलेट करो, समझाओ कि वो जो है ना अपना बेस्ट दे काम को करने के लिए। अब देखो, हम यहाँ पर ना एक एग्जांपल ले लेते हैं मोटिवेशन का, कि अगर एक एम्प्लॉय है, वो दिन में 10 कारपेट बना सकता है, लेकिन वो बना रहा है सिर्फ और सिर्फ 6। क्यों? क्योंकि उसको ना कोई मकसद नहीं मिल रहा है एक अच्छे तरीके से काम करने का। तो वो करता क्या है, एम्प्लॉयर करता है कि भाई तू आपसे अगर अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, तो मैं तुझे बोनस दूंगा। अब वो अच्छे से काम करेगा, क्यों? क्योंकि उसको बोनस मिल रहा है, उसको एक मोटिव मिल गया, एक मकसद मिल गया कि वो अच्छे से काम करे। ठीक है, तो मोटिवेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? मोटिव के ऊपर बेस्ड होता है, एक मकसद के ऊपर बेस्ड होता है। और वो मकसद इंटरनल, मतलब अपने मन से भी होना चाहिए कि भाई आज मुझे घर जल्दी जाना है तो मैं जल्दी काम करके जाऊंगा। और वो मकसद एक्सटर्नल भी हो सकता है कि भाई अगर मुझे बोनस लेना है, एम्प्लॉयर मुझे बोनस देगा तो मैं काम अच्छे से करूंगा। ठीक है, तो इंटरनल भी अपने मन से भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। होप आपको मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारे मोटिवेशन के फीचर्स। तो फीचर्स क्या होते हैं? देखो, फीचर्स में ना आप मीनिंग को एक्सटेंड कर सकते हो, तो इसलिए फीचर्स को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ना एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स के अंदर की एक्सप्लेनेशन भी लिखूं तो वो आपकी एक पूरी तरीके से किताब बन जाएगी। बट हम यूट्यूब पे किताब पढ़ने के लिए नहीं आते, हम कॉन्सेप्ट को इजी वे में अच्छे से समझने के लिए आते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर हमारा आता है इंटरनल इंस्टिंक्ट। ये अपने अंदर से ही होता है। ये जो इंस्टिंक्ट होता है, ये एक भावना होती है, फीलिंग होती है जो हमारे अंदर से ही आती है। अब बेशक हमारा एम्प्लॉयर हमें बोनस दे रहा है, लेकिन अगर मेरे को बोनस लेने का भी मन ना करे तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? ठीक है, तो जब तक आप अंदर से एक डिसीजन नहीं ले लेंगे कि हाँ भाई मुझे अच्छे से काम करना है, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो आप तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सेकेंड आता है प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब हम मोटिवेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम अपना काम किस तरीके से करवाते हैं? इस तरीके से करवाते हैं कि हमारा जो गोल है ना, जो टारगेट है, वो पूरा हो जाए। फिर आता है पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन दोनों तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि पॉजिटिव कौन सा होता है और नेगेटिव कौन सा होता है। देखो, पॉजिटिव क्या होता है कि मैंने भी बताया था कि अगर आप 10 कारपेट मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो, तो आपको बोनस मिलेगा। ये तो हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन। अब हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बचपन में बोलते हैं ना कि अगर तेरे 80% से कम आए ना तो पिटेगा बहुत। तो अब हम डर के मारे परफॉर्म करना चाहते हैं। जब हम डर के मारे परफॉर्म करते हैं तो उसे हम नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखो, किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करना, उसे बदलना इतना आसान नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस लगते हैं, बहुत ज्यादा ना इंटेंस माइंडसेट लगता है। फिर आता है डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये प्रोसेस सबसे पहली बात तो कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं है कि आपने जब एम्प्लॉय को लेकर आए थे, आप रिक्रूट किया था, तब उसको एक बार समझा दिया और हो गया काम। नो, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अलग अलग स्टेजेस पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। साथ ही एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब बदलना पड़ता है हमें प्रोसेस को।
हर बार एम्प्लॉय को सिर्फ पैसे से नहीं समझाया जा सकता, कई बार उसको प्रमोशन भी देना पड़ता है, कई बार उसको और अलग तरीके से चीजें भी देनी पड़ती है, चाहे हम डीएनएस अलाउंस बढ़ाएं, कुछ भी करें, तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। फिर आता है यूनिवर्सल मैनेजेरियल फंक्शन। ये जो मैनेजेरियल फंक्शन है ना मोटिवेशन का, ये हर एक कंपनी में यूज होता है, फिर चाहे वो इंडिया की हो, फॉरेन कंट्री हो, या छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर एक जगह पे ये काम आता है। दैट इज वाई इसने हमें बोला है कि यूनिवर्सल मैनेजेरियल फंक्शन है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस। अब मोटिवेशन इतना भी जरूरी क्यों है कि हम इस पे इतना ज्यादा अपना टाइम बर्बाद करें, ठीक है, लेकिन जरूरत है। क्यों जरूरत है? इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल, ये हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। अब देखो बहुत बार हमने आसपास देखा होगा कि हमारे पास कंपनी से एजेंट आते हैं सामान बेचने के लिए, ठीक है। जो कंपनीज रिलेशन मैनेजेरियल सिस्टम यूज करती हैं वो होम टू होम सेलिंग भी करते हैं। तो अगर हमारा जो मार्केटिंग का एजेंट है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, हम उसको कोई बोनस वगैरह ग्रांट नहीं करेंगे, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, क्योंकि उसको तो अपनी सैलरी मिल ही जाएगी ना, चाहे सामान बिके चाहे ना बिके। लेकिन अगर हम उसको मोटिवेशन दे देंगे कि भाई पर पीस पे तेरे को इतने का बोनस भी मिलेगा, तो वो अपना पूरा बेस्ट करेगा कि मैं सामान को बेच करके ही आऊंगा। फिर आता है रिड्यूस एब्सेंटिज्म। जब एक इंसान अपनी जॉब से खुश है तो वो छुट्टी नहीं करेगा, वो रोज काम पर आएगा, दिल लगा करके काम पर आएगा, ठीक है, तो इसलिए एब्सेंटिज्म कम होता है। थर्ड पॉइंट आता है इंड्यूस चेंजेस स्मूथली। जब हमारा एम्प्लॉय को हर तरीके से सपोर्ट मिलता है, हर तरीके से वो मोटिवेटेड फील करता है, अपनी जॉब को लेकर के वो खुश है, तो अगर हम कुछ छोटा मोटा चेंज भी करेंगे ना, तो वो जो है लड़ेगा नहीं, ग्रजेस नहीं क्रिएट करेगा, वो आसानी से मान जाएगा उस चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट आता है रिडक्शन इन एम्प्लॉयज टर्नओवर। देखो अब अगर हमारा एम्प्लॉय जो है खुश नहीं है काम से, तो वो काम छोड़ के जाएगा एक ना एक दिन, और जब बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे कर करके काम छोड़ के जाते हैं तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट जो होता है ना वो बढ़ता है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मोटिवेशन होगा तो रिडक्शन होगा हमारे एम्प्लॉय टर्नओवर रेट में, विच इज अ गुड साइन फॉर आवर कंपनी। लास्ट में आता है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब कंपनी में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आउटपुट पूरा मिल रहा है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स का। इसीलिए हम मोटिवेशन पे इतना पैसा खर्च करते हैं और अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब देखो मोटिवेशन की बात तो हमने कर ली कि ये होता है वो होता है, लेकिन अब मोटिवेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है तो देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले आती है और सबसे फेमस थ्योरी मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, जो कि हमारी क्लास 12th में भी सिखा दी जाती है, 11 12th में, और एंड तक हमारी चलती है। तो मैस्लो ने क्या कहा था, अब्राहम मैस्लो एन यूएस फिलोसफिस्ट साइकोलॉजिस्ट। तो अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा था, एन यूएस साइकोलॉजिस्ट ऑफर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन नोन एज नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो जो कि यूएस के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कि उन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी का नाम दिया। मैस्लो ने जो हायरार्की थ्योरी दी थी ना, वो हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी थी, और उन्होंने 1943 में भी उनको क्रिएट किया था, बनाया था। अब मैस्लो की हायरार्की थ्योरी क्या कहती है, Maslow's hierarchy of need is a theory of psychology explaining human motivation based on the pursuit of different levels of need. Maslow hierarchy theory जो है इंसान के साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर डिपेंड है, हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से बिहेव करता है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर ही मैस्लो ने ये थ्योरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या कहता है कि द थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमंस आर मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर नीड्स इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। जो इंसान है ना उसको मोटिवेशन भी ना उसकी जरूरतों के हिसाब से मिलता है, वो उसकी जो नीड्स होती है ना वो जरूरतों के हिसाब से बदलती रहती है। दिस ऑर्डर बिगिंस विद द मोस्ट बेसिक नीड, और ये जो ऑर्डर होता है, ये जो जरूरतें होती है, बेसिक से लेके एडवांस तक चली जाती हैं। अब जरा हम देखते हैं आगे ये क्या कहता है। तो सबसे पहली हमारी नीड क्या होती है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले कि मैस्लो ने ना हमें 5 तरीके की नीड्स दी थी। मैस्लो ने कहा था कि एक इंसान को सबसे पहले बेसिक चीज चाहिए, उसके बाद जब उसको बेसिक मिल जाएगी तो वो आगे जाएगा, फिर वो मिल जाएगी फिर तो उसे कुछ और चाहिए होगा। तो इस तरीके से जो इंसान की नीड होती है ना बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाती है। यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो पहले तो अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो उसे गाड़ी चाहिए, अब कल को उसे एल्टो मिल गई तो एल्टो के बाद फिर वो एसयूवी लेगा, फिर उसके बाद उसको एसयूवी मिल गई, उसके बाद फिर उसको लग्जरी कार चाहिए, जैगुआर चाहिए, फिर उसको एक कार मिल गई, उसको 2-3 कार चाहिए। तो इसलिए नीड जो है ना बेसिक से लेके एडवांस तक जा रही है। तो अब हम अपने सबसे पहली नीड को देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि हम बेसिक नीड्स कहते हैं।
दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल नीड्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये वो नीड्स होती हैं जो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए इंसान को जरूरी होती है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, फूड वाटर शेल्टर। जिस इंसान के पास ये नहीं है ना, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही चीजें होंगी। अगर हम ये चीजें दे देंगे तो वो हमारा काम कुछ भी करेगा, खुश हो जाएगा वो। फिर आती है सेफ्टी नीड्स। जब उसके पास अपना रोटी कपड़ा मकान हो गया, उसको क्या चाहिए, जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स मिल गई, उसको क्या चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब घर तो मिल गया, अब घर में सेफ्टी भी तो चाहिए। अब भाई कल को, एक बात बताओ, कल को हमें घर तो मिल गया लेकिन जंगल में मिला है, कभी भी कोई भी जानवर आ जाए, कोई भी कुछ हो जाए, ठीक है, तो वहां पे सेफ्टी नहीं है, तो इंसान को क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। अगर उसको एक जॉब मिल गई कंपनी में, जॉब तो मिल गई, लेकिन अब क्या चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी कि 1 महीने जॉब करा और उसके बाद मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया, मैं फिर कहाँ भटकूंगा जॉब के लिए। तो उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए ताकि उसको कोई फिजिकली और इमोशनली हार्म ना करे, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है सेफ वर्किंग कंडीशन, कि एक ऐसी कंपनी में काम मिले जहां पर काम करना जो है सेफ हो, कहीं ऐसी न सिस्टम हो कि भाई चोट वगैरह लग जाए, ठीक है, और जॉब सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं हो कि कभी भी मुझे कोई भी जॉब से निकाल दे, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसलिए आजकल एग्रीमेंट होते हैं हमारे जॉब के। ओके, फिर थर्ड नंबर पे आती है सोशल नीड्स। अब देखो, मुझे घर भी मिल गया, घर के बाद मुझे अच्छे इलाके में घर मिल गया, सेफ्टी मिल गई, अब मुझे क्या चाहिए, इलाके में जो मेरा घर है ना, आसपास मुझे फ्रेंड्स चाहिए, ठीक है। जॉब तो मिल गई, जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई, अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे जो कंपनी के लोग हैं ना, वो मुझे एक्सेप्ट करें और मेरे साथ फ्रेंडली रहे। आफ्टर अचीविंग सेफ्टी, इंडिविजुअल डिजायर्ड बिलोंगिंगनेस, हमें अपनापन चाहिए और रिलेशनशिप्स बनाने के लिए चाहिए। सोशल कनेक्शन फोस्टर अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, और जब हमारा सोशल कनेक्शन बन जाता है ना, तो हमें अपनापन फील होता है, एक इमोशनल वेलबींग फील होती है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम एक टीम है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा है फ्रेंडशिप और इनकरेजिंग टीम। एक ऐसी टीम, एक ऐसी कंपनी में हम काम करें जहां पर हमें सेल्फ बिलोंगिंगनेस फील हो, ऐसा फील हो कि हाँ भाई ये मेरी ही कंपनी है, अजीब फील ना हो। फिर आती है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स कौन सी होती है, एट दिस लेवल इंडिविजुअल सीक रिकॉग्निशन। अब देखो, हमें घर मिल गया था, घर एक सेफ जगह पे मिल गया था, हमें दोस्त पे मिल गए, अब हम क्या चाहिए, अब हमें अपने कॉलोनी में अपना रुतबा चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, कि भाई लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। कंपनी में काम तो मिल गया, लेकिन अब कंपनी से मुझे अवार्ड चाहिए अपने काम के लिए, एक पहचान चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, रिकॉग्निशन चाहिए होती है और रिस्पेक्ट चाहिए होती है अपने लिए दूसरों से। एग्जाम्पल में मैंने यही लिखा है, अचीवमेंट और अवार्ड और रिकॉग्निशन। ओके, लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। घर तो मिल गया, रिकॉग्निशन भी मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें और इज्जत चाहिए, ठीक है, कि लोग हमारे नाम से ही हमारे घर तक छोड़ कर आए, वो वाला सिस्टम चाहिए हमें। आता है ना मूवी में कि नाम ले देना और लोग तुम्हें मेरे घर तक हाथ पकड़ के छोड़ के आएंगे, तो यही होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और कंपनी के मैटर में हम कहें तो जो हमारा टैलेंट है ना, उसमें हमें और ज्यादा एम्बिशन चाहिए, और ज्यादा ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। होता है ना कि भाई कल को अब हम सुपरवाइजर थे, सुपरवाइजर से हम मैनेजर बन गए, मैनेजर से हम चाहते हैं हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाए, उसके बाद हम चाहते हैं हम सीईओ बन जाए, फिर हम चाहते हैं हमारी एक कंपनी खुल जाए। तो ये जो लाइन है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। तो मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लास्ट में रखा था कि इसमें हम क्या चाहते हैं, सेल्फ और एक्चुअलाइजेशन, अपने आप की ग्रोथ चाहते हैं। ओके, कि जो हमारी स्किल है उसमें हम मास्टर हो जाए, मास्टरिंग स्किल्स इन प्रोफेशनल एंड डेवलपमेंट। तो अब ये जो नीड है ना, ये किस तरीके से दी थी, मैस्लो ने एक पिरामिड के रूप में दी थी, एक हिरार्चिकल ऑर्डर में दी थी, जिसमें सबसे पहला हमारा नीड कौन सी होती है, बेसिक नीड, साइकोलॉजिकल नीड्स, की हमें घर मिल जाए। सेफ्टी नीड, घर हमें एक सुरक्षित इलाके में मिल जाए। सोशल नीड्स, घर के आसपास हमारे पड़ोसी हमारे दोस्त बन जाए। स्टीम नीड्स, जिस कॉलोनी में, जिस इलाके में हमारा घर है वहां पे हमारी रुतबा हो, हमारी जान पहचान हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हमारी जो इज्जत है वो टॉप पर हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, हमारा हम अमीर होते जाए, हमारा जो रुतबा है वो बढ़ता जाए। अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरी पे मूव करते हैं। मैस्लो थ्योरी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। तो हर्जबर्ग क्या कहते हैं, हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसको हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और ये इन्होंने कब दी थी, वाज प्रपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्जबर्ग in 1959 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन अराइव फ्रॉम 2 डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर, एक तो मोटिवेटर और एक हाइजीन फैक्टर। जो हमारे हर्जबर्ग है वो कहते हैं कि हमारी जो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है और जॉब डिससेटिस्फेक्शन 2 चीजों पर डिपेंड होती है, एक तो मोटिवेटर और एक हाइजीन फैक्टर पे। हर्जबर्ग आर्ग्यू करते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंटली एक इंसान के ऊपर काम करते हैं और उसी की मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को जो है इफेक्ट करते हैं। अब कैसे इफेक्ट करते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं कौन कौन से 2 फैक्टर थे। सबसे पहला हाइजीन फैक्टर। These factors are related to the environment and can cause dissatisfaction.
ये जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं ना, ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं और ये हमें डिससेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हमें दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। और अगर ये एब्सेंट है और अगर हमने इसे हैंडल करा गलत तरीके से, इनको जो है छेड़ा हमने, दे इंक्लूड थिंग्स लाइक सैलरी, वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन एंड कंपनी पॉलिसीज। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं इस फैक्टर को समझने के लिए। ये कंपनी एनवायरनमेंट की बात कर रहा है कि अगर हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा गंदगी है, ठीक है, हमारी कंपनी में वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है कि कभी किसी को चोट लगती रहती है, कभी किसी को चोट लगती रहती है, ठीक है, फायर इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो ऐसी कंपनी में कोई काम नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वहां का हाइजीन फैक्टर बेकार है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको जो है वहां पे 10 घंटे काम कराया जा रहा है लेकिन सैलरी आपको मिल नहीं रही अच्छे से, तो भी आप उस कंपनी में काम नहीं करना चाहेंगे। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन काम को कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि भाई तू उस काम सही कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा, तो ऐसी कंपनी में हम काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन फैक्टर्स को, हाइजीन फैक्टर्स को अच्छे से सुपरवाइज रखना पड़ता है और अच्छे से सही रखना पड़ता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या कहते हैं? दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द जॉब इटसेल्फ। ये जो फैक्टर्स होते हैं हमारे काम से रिलेटेड होते हैं एंड कैन क्रिएट सेटिस्फैक्शन बाय फुलफिलिंग एम्प्लॉयज नीड्स। और अगर हम एम्प्लॉय की जरूरतों को पूरा कर दे, उसको पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर दे, तो वो अपना काम अच्छे से करेगा। दे इंक्लूड थिंग्स लाइक अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवांसमेंट। तो वो ये कहता है कि अगर हमारा एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, हम उसको प्रमोशन कर देते हैं या फिर उसको टाइम टू टाइम उसके काम के लिए बोनस दे देते हैं, सैलरी हाइक दे देते हैं या डीएनएस अलाउंस दे देते हैं, तो वो क्या होगा, वो अपने काम के बदले अगर उसको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो खुश हो जाएगा और अगली बार और अच्छे से काम करना चाहेगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कि देखो एक स्टूडेंट के 50% नंबर आते थे, तब भी पेरेंट्स कुछ नहीं कहते थे। अब उसने सोचा कि मैं आपके अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, 70% लेकर आया, फिर भी उसको बेचारे को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। अगली बार वो 90% लेकर आया, फिर भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, फिर भी पेरेंट्स खुश नहीं। तो उसने सोचा कि यार खुश तो वो 50 पे भी नहीं थे ना 90 पे थे, तो इसका मतलब मेरे से जितना होगा ना मैं उतना ही करूंगा, मैं क्यों इतना परेशान हूं जब मेरे को कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिलता। तो ओके, तो ये था एक मोटिवेशन फैक्टर। अब हमारे हर्जबर्ग क्या कहते हैं? हर्जबर्ग थ्योरी स्टेट्स दैट हाइजीन फैक्टर्स कांट मोटिवेट एम्प्लॉय। जो हाइजीन के फैक्टर होते हैं ना, वो एम्प्लॉय को मोटिवेट तो नहीं कर सकते। कि अगर देखो सैलरी अगर हमको 90,000 मिल रही है, ठीक है, तो हमने सैलरी देख कर गई तो काम ज्वाइन करा है। अब सैलरी हमें मोटिवेट नहीं कर सकती, वर्किंग कंडीशन हमें मोटिवेट नहीं कर सकती, लेकिन वो हमें डिससेटिस्फाई जरूर कर सकती है। ओके, देखो स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं, तो अब स्कूल में हम ये तो एक्सपेक्ट करके एडमिशन नहीं लेते ना कि भाई एसी चलेगा और जो है रोज हमें गेम पीरियड मिलेगा, लेकिन नहीं, अगर ये जो होता है ना मोटिवेट तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये हमें ना मिले तो हम डीमोटिवेट जरूर हो जाते हैं कि यार ना तो टीचर अच्छी है और पूरे दिन ऐसे जेल में बांध के रखते हैं, मजा नहीं आता स्कूल में। तो ये डिससेटिस्फाई का सेक्शन होता है, इसलिए हमने हाइजीन फैक्टर को डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर बोला है। और वो ये कहता है कि अगर हमें डिससेटिस्फेक्शन होती है तो हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट फिक्सिंग द कॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, अगर जो चीज हमें दुखी कर रही है, डिससेटिस्फाई कर रही है, अगर उसको हम ठीक कर दे तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। एंड एडिंग मोटिवेशन फैक्टर वोंट एलिमिनेट डिससेटिस्फेक्शन, और अगर हमें मोटिवेशन के जो फैक्टर्स है वो ऐड कर दे तो हमें डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा इसका एक एग्जांपल लिया है मैंने कि पुअर हाइजीन फैक्टर्स, अगर हमारे हाइजीन फैक्टर्स खराब है तो हम क्या करेंगे? डिक्रीज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, हम लोगों को, हम काम तो करेंगे लेकिन खुश मन से काम नहीं करेंगे। और मोटिवेशन फैक्टर्स को अगर हम बढ़ा दे तो एम्प्लॉय क्या करेगा? अपने जॉब सेटिस्फेक्शन को और अच्छे से लेगा, उसको काम करने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। फिर आती है हमारी एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर। तो हमारे मैकग्रेगर क्या कहते हैं कि डगलस मैकग्रेगर थ्योरी है इनकी एक्स एंड वाई थ्योरी, और जो कि मैनेजमेंट थ्योरी को और ज्यादा डिस्क्राइब करती है मोटिवेट करने के लिए। अब थ्योरी एक्स क्या कहती है? थ्योरी एक्स एज्यूम करती है कि एम्प्लॉयज आर इनहेरेंटली लेजी, कि एम्प्लॉयज जो होते हैं ना वो हैं ही लेजी, वो जन्म से ही आलसी है, एंड अनमोटिवेटेड, और वो जब से हमारी कंपनी हुआ तब से अनमोटिवेटेड ही है। एंड नीड कॉन्स्टेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन, और उनको लगातार सुपरविजन चाहिए, मतलब कोई चाहिए उनके ऊपर जो कि उनको राह दिखा सके, उनको काम करने का तरीका बता सकते। दिस थ्योरी लीड्स टू अ मोर ट्रेडिशनल ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये थ्योरी क्या कहती है कि आप अपनी कंपनी में ना ऑटोक्रेटिक सिस्टम बनाइए, हमेशा अपने छोटे एम्प्लॉयज पर नजर रखने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, काम सिखाने के लिए एक बंदा रखिए, तभी जाकर के वो मोटिवेटेड हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना सुपरविजन के वो काम नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना बिना डंडे के काम नहीं होता, आलस आ जाता है कि कोई देख तो है नहीं, छोड़ जैसे काम कर रहे हैं, चलता रहने दे, तो उसे थ्योरी एक्स बोला जाता है। लेकिन थ्योरी वाई क्या कहती है?
थ्योरी वाई अज्यूम करती है कि एम्प्लॉयज जो है प्रोएक्टिव है और वो सेल्फ मोटिवेटेड है। एम्प्लॉयज जो है हमारे मस्त कूल है एंड वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चाहते हैं काम करना, वो चाहते हैं चीजों में पार्टिसिपेट करना। ये थ्योरी कहती है कि आप अपनी मैनेजमेंट को ढिल्ला छोड़ दो, रिलैक्स मैनेजमेंट रखो और फ्रीडम रखो, हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम रखो, ताकि वर्कर आगे से आगे काम करके दे आपको। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो थ्योरी एक्स है वो एजम्पशन पे वर्क करती है कि हमारे एम्प्लॉयज बिना हमारे सुपरविजन के काम करेंगे ही नहीं, बिना रूल्स रेगुलेशन के काम करेंगे ही नहीं, ठीक है। That employee don't really want to work. Lack of ambition, only work to collect a paycheck and need constant supervision. कि वो किस लिए काम करता है, वो सिर्फ अपना सैलरी लेने के लिए काम करता है, जितना उससे होगा वो उतना ही करेगा, ठीक है। लेकिन थ्योरी वाई क्या कहती है? थ्योरी वाई कहती है कि एम्प्लॉय जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, उसको सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं, फ्रेंडली होकर के काम करने दो उसे। तो ये थी हमारी दो थ्योरीज। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जेड थ्योरी ऑफ विलियम आउची। तो विलियम आउची ने भी यहाँ पर एक थ्योरी दी थी। विलियम आउची एक मैनेजर स्टाइल थे, एक मैनेजमेंट स्टाइल में उन्होंने इसको एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करा था। विलियम्स आउची थ्योरी इज अ मैनेजमेंट